नमस्कार, कृषि अपडेट में आपका स्वागत है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसका प्रसार कोने कोने तक होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किसानों को और कृषि से जुड़े लोगों के लिए जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं, यानी उन्हें हमेशा अपडेट रखते हैं। आज भी हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं उनमें कई नवीन तकनीकों का अपडेट है। तो आइए आज के इस कृषि अपडेट में देखते हैं। कीनू की खेती, शुष्क क्षेत्र में खेती का एक नया विकल्प। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन का दूध और उसके उत्पाद। ड्रैगन फ्रूट दे अच्छा स्वास्थ्य और बढ़ाए किसान की आय। आम ने बनाया खास, हाजी कलीमुल्ला जी का खास आम का पेड़ रिसर्च का विषय बना। पानी की कमी की वजह से शुष्क क्षेत्रों में खेती करना कठिन होता है और बहुत सीमित फसल ही उगाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में किसान के लिए कीनू की खेती एक अच्छा विकल्प है। यदि वैज्ञानिक ढंग से कीनू लगाया जाए तो एक अलग किस्म के कम बीज वाले मीठे और स्वादिष्ट कीनू लिए जा सकते हैं, यानी किसान को मिले अधिक आमदनी। शुष्क प्रदेशों में बहुत गिनी चुनी फसलें और फल पैदा होते हैं, जैसे बेर, अमरक, बेल, खेजड़ी आदि। पर आज हम आपको बताएंगे राजस्थान में कीनू की फसल के बारे में। यूं तो कीनू अधिकतर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, किंतु ICAR CIAH के कृषि वैज्ञानिकों के सफल प्रयोग से अब किसान कीनू की पैदावार सूरतगढ़, गंगानगर तक ही नहीं बल्कि बीकानेर, नागौर, सीकर और उससे भी आगे के इलाकों में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। हम यहाँ पर अपने किन्नों के बगीचे में खड़े हैं। इस क्षेत्र में 25 से 30 वर्ष पूर्व कोई भी किसान भाई यहाँ पर किन्नों के बारे में नहीं सोचता था। हमने यहाँ पर सफल प्रयोग किया और उसमें बताया कि किन्नों की फसल इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से ली जा सकती है, जिसका भरपूर किसान फायदा उठा सकता है। कृषि वैज्ञानिक श्री ब्रिजेश दत्त शर्मा के अनुसार 25 वर्ष पूर्व ये स्थिति अलग थी। अब मीठे रस भरे फलों के वृक्ष लगाने का तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक और जलवायु के अनुरूप है। हमने जब 25 वर्ष पूर्व को बगीचे को लगाया तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 1 बाई 1 मीटर का खड्डा तैयार करते हैं और उस खड्डे में एक भाग चिकनी मिट्टी, एक भाग देसी खाद, एक भाग खेत की मिट्टी भर करके उसको मिला करके अच्छी तरह से, और उसमें एक दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफॉस वगैरह का भी पाउडर जो है उसमें मिला देते हैं, जिससे कि पौधे में दीमक का असर ना आए। उसके लिए हम खड्डे को पानी भर करके उसको छोड़ देते हैं। इसमें 1 महीने बाद में किन्नों का कलमी पौधा लगाते हैं। कलमी पौधे से मतलब ये है कि इसमें जड़ का भाग जो होता है वो जट्टी खट्टी का होता है और ऊपर का भाग किन्नों की बड लेकर के उसको बडिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। जब हम उस पौधे को इसमें लगा देते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर उसमें पानी की मात्रा 10 से 15 लीटर पानी अवश्य दें, जिससे कि पौधा अच्छी तरह से पनपता है। फिर फरवरी के महीने में इसमें खाद देना और बहुत ज़रूरी है। जब 1 साल का पौधा होता है तो उसमें हम 400 से 500 ग्राम यूरिया की खाद, 200 से 250 ग्राम हम DAP खाद और 500 ग्राम जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश की खाद दें और 25 ग्राम उसमें जिंक सल्फेट का ज़रूर उसमें पाउडर मिलाएं। जब यह पौधा 5 से 6 साल का हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है और इसमें फलत तो तैयार हो जाती है। पहली फलत हम 4 साल के पौधे में ले लेते हैं, लेकिन अच्छी फलत जो है वो 5 साल के पौधे में मिल जाती है। 1 वर्ष में इस पौधे से हम 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक किन्नों पैदा कर सकते हैं और 20 से 25 टन पर हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो सकती है, जिससे एक किसान को इस क्षेत्र में शुद्ध लाभ जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख का मिल जाता है। शुष्क क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर अनेक क्षेत्रों के मुकाबले अच्छी पैदावार मिलती है। यहाँ का जो पौधे का बढ़वार है बहुत अच्छी होती है और इसका जो फल है उसका रंग जो है वो ऐसा होता है कि वो दूसरे क्षेत्रों में जो किन्नू उगाई जाती है उससे बहुत चमकीला और नारंगी कलर का होता है। और इसमें एक और खूबी है कि इसमें रस की मात्रा और मिठासपन दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में भी अच्छी है और इसमें 55 से 56% तक आपका जो रस जो है वो मिल जाता है।
और इसमें TSS जो दूसरे क्षेत्रों में 11 से 12% होती है, वहाँ 13 से 13.5% तक भी यहाँ पर उसका मीठापन पाया गया है। और इसमें बीजों की संख्या के ऊपर भी हमने देखा है, बहुत शोध किया है कि हमारा जो समन्वित पोषक प्रबंधन है उससे ये देखते हैं कि इसमें बीजों की मात्रा भी उसमें कम हो जाती है। जैसे दूसरे क्षेत्रों में 10 से 12 बीज एक फल में होते हैं और यहाँ के क्षेत्र में यदि हम किन्नू उगाते हैं तो 3 से 4 बीज ही मिलते हैं। तो ये उसकी अच्छी गुणवत्ता का भी प्रतीक है और उसको हम ले सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि इसमें सिंचाई के साधन जो हैं वो हमको ड्रिप से भी कर सकते हैं और हमको पाइप सिस्टम से भी कर सकते हैं। और सबसे खासियत एक बात और मैं बताऊं कि सूखे क्षेत्र में ना कोई कीड़ा आता है ना बीमारी आती है। 20 वर्ष का ये पौधा हो गया है, यहाँ पर किसी भी बीमारी या कीड़े के लिए इसमें कोई दवाई अभी तक नहीं छिड़की है। सिर्फ हम खाद के नाम पर उर्वरक थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देसी खाद से पौधा तो अच्छा पनपता है, लेकिन जो इसकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो बहुत अधिक है। जो रासायनिक खाद हैं उसका हम देसी खाद के साथ मिला करके और इसमें जैविक खादों का भी, इसमें सीडोमोनास, राइजोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, इनका भी समावेश करते हैं, तो हमको बहुत अच्छी फसल इस प्रदेश में ले सकते हैं। फिर भी एक मक्खी इसमें आती है, जब फल छोटा होता है तब वो मक्खी इसमें लग जाती है। उसके लिए यदि कोई किसान भाई नीम का घोल भी तैयार करके, नीम की बीजों का उसको रस निकाल करके उसका छिड़काव करें तो जैविक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। किन्नू एक सदाबहार फल देने वाली फसल है, अतः इसके पोषण का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। किन्नू की हम फसल यहाँ पर लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ थोड़ी सावधानियाँ जरूर बरतें। एक तो मैंने जैसा बताया कि ये पौधा सदाबहार रहता है, इसमें जो है उसको रेस्ट पीरियड, जिसको हम अवकाश कहते हैं, उसको बहुत कम मिलता है। अब हम फसलों को तोड़ लेंगे और उसके बाद में ही इसमें तुरंत ही हमको खाद की व्यवस्था करके, इसको खाद देते समय जरूर ध्यान रखें कि जो पौधे का फैलाव है उसके अनुसार उसमें रिंग बनाएं उस पौधे के चारों तरफ, और उस रिंग में ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। ऊपर बिखेर करके ना करें, क्योंकि उससे क्या है आपका जो सारा उर्वरक है वो हवा में उड़ जाता है और धूप में बेकार हो जाता है। इसलिए पौधे को जितना भी उर्वरक व खाद देना है वो एक ट्रेंच बना लें उसके चारों तरफ, और उसमें ट्रेंच में हम धीरे देसी खाद और उर्वरक जो भी देना है उसको मिला करके उसमें भर दें और उसके ऊपर मिट्टी मिला दें, और मिट्टी भरने के बाद में उसमें तुरंत पानी दे दें, जरूरी है ये एक बहुत, क्योंकि नहीं तो आपका जो देसी खाद होता है उसमें गर्मी निकलती है और वो जो है वो आपके उसको हानि कर सकती है। इसलिए पानी देने से उसकी नमी जो है वो धीरे धीरे नीचे कर लेगी उसके तापमान को, और पौधा अच्छी तरह से पनप जाएगा। मार्च के महीने में इसमें फूल आता है, तब हम इसमें पानी का रोक देते हैं, क्योंकि यदि हम पानी देते रहेंगे तो आपका फूल झड़ जाएगा काफ़ी और आपकी उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए फूल आने पर हम इसमें सिंचाई न दें, और उसके बाद में जब फल बन जाए तब हम सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि जब फल बन जाएगा उसके विकास के लिए आपको सिंचाई करने की बहुत आवश्यकता है। और उसके बाद में जब ये सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, जब हम फल पूरा ग्रोथ करती है, उस समय यूरिया और जिंक सल्फेट का भी एक स्प्रे यदि हम पौधे पर कर देंगे तो आपकी जो फसल की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी मिलेगी, जिससे किसान को बाजार में उसका लाभ भी बहुत अच्छा मिल पाएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सोयाबीन का तेल तो आप सभी जानते हैं, पर हम आपको बताएंगे सोयाबीन के दूध, पनीर और बहुत से अन्य उत्पादों के बारे में, और उनके बारे में जिन्होंने सोयाबीन की प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण लेकर उसे रोजगार के रूप में अपनाया है। सोयाबीन ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, यानी 50% प्रोटीन और 20% वसा। केवल ऊर्जा ही नहीं, ये आय का भी एक बड़ा स्रोत है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सोयाबीन से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर आय में भी वृद्धि की जा सकती है। महिलाओं व रोजगार की इच्छा रखने वाले उद्यमियों के लिए KVK कोटा राजस्थान में ऐसा ही एक केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा विगत 14 वर्षों से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई चला रहा है।
जो कि समस्त भारतवर्ष में विख्यात है। और इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई की विशेषता यह है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खास तौर पर हम सोयाबीन से संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और इसकी डिमांड पूरे भारतवर्ष में है। सोयाबीन के करीब करीब हम 18 उत्पाद तैयार करते हैं। सोयाबीन का 85% भाग जो है उसे केवल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। विश्व में केवल 15% सोयाबीन ही है जिसे संपूर्ण भारत में खाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि अन्य खाद्य पदार्थों में काम में लिया जाता है। सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट में सोयाबीन को 6 घंटों के लिए भिगाने के बाद 6 गुना पानी मिलाकर ग्राइंड किया जाता है। फिर असेंबलर में इकट्ठा करने के बाद बॉयलर में डाला जाता है। फिर 100 डिग्री पर 30 मिनट तक उबाला जाता है। इसके झाग को हटा दिया जाता है और फिर डीओडराइज करने के बाद इसे कंडेंसर में ठंडा किया जाता है। 1 लीटर दूध को फाड़कर पनीर बनाने के लिए 1 ग्राम सिट्रिक एसिड पानी में घोलकर गर्म दूध में डालना उपयुक्त होगा। इस पनीर का जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है वो गाय के मिल्क से ज़्यादा बेहतर है, तो इसे रिकमेंड किया जाता है कि आप अगर बच्चे की हेल्थ बनाना चाहते हैं या न्यूट्रिशन कंपोजिशन अपने बॉडी में बढ़ाना चाहते हैं तो आप सोया मिल्क लें। सोया उत्पाद मधुमेह के रोगियों के लिए अति उत्तम है। पनीर का बचा हुआ पानी डायरिया में फायदेमंद होता है। सोयाबीन एक, फायदे अनेक। सोयाबीन से पनीर के अलावा भी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे फ्लेवर्ड मिल्क, छाछ, सोयाबीन आटा, सोयाबीन लड्डू, सोयाबीन नट्स वगैरह। ये बहुत ही पौष्टिक हैं, साथ में प्रोटीन युक्त हैं। आप सिंपल लड्डू जब बच्चों को खिलाते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये लड्डू जो हैं प्रोटीन का कंटेंट रखे हुए हैं, फैट का कंटेंट बहुत अच्छा है, B12 का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सोयाबीन के लड्डू को विशेष तौर पर सीखें और बनाएं। ये जो सोयाबीन के नमकीन है इसकी एक विशेषता है कि ये सोया नट्स जो है 1 महीने तक कीपिंग क्वालिटी में रखे जा सकते हैं। इसको आप बच्चों को इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चों को 1 मुट्ठी अगर आप डेली दे रहे हैं तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। सोयाबीन जहाँ 65 रुपये किलो है, वहाँ सोयाबीन का जो नमकीन है वो 120 रुपये किलो जाता है और 1 किलो सोयाबीन से करीब 1.25 से 1.5 किलो नमकीन तैयार होकर मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन एक नकदी फसल है और सही प्रशिक्षण लेकर कोई भी उद्यमी लाभ उठा सकता है। ऐसे ही एक लाभार्थी हैं विक्रम सिंह हाड़ा। मैं खेतीबाड़ी करता था और खेतीबाड़ी के साथ साथ कुछ रोजगार की तलाश में भी घूमता था। एक दिन यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में मेला लगा हुआ था, तो मैं मेला देखने आया तो उसमें लिखा हुआ था सोयाबीन से सोया पनीर बनाया जाता है। उसी को देखकर मैं यहाँ पर संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र में, तो इन्होंने बताया भाई हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैडम को मैंने मेरे को भी ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी आप प्रशिक्षण दीजिए। 30 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद मैं प्लांट लेके आया। प्लांट लेने के बाद मैंने सोया पनीर की यूनिट डाली, जिससे सोया पनीर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपना मार्केट बनाया, जिससे मैं हर महीने मेरी इनकम बढ़ती गई। आज मैं 80-90 हज़ार के आसपास बड़ा अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। बस इतना ही नहीं, फायदे तो अभी और भी हैं। जो किसान अपने खेतों में सोयाबीन उगाते हैं वो सोने सा लाभ कमाते हैं। सोयाबीन की उपज को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा है और सभी का ये कहना है कि मैडम इसमें कम से कम 70 से 80% बेनिफिट उन्हें हो रहा है। 12 उद्यमियों ने सबसे पहले हमारे यहाँ से ट्रेंड होकर सोयाबीन के उत्पाद प्रारंभ किए थे और अब वर्तमान में 8 उद्यमी ऐसे हैं जो कि 1 लाख से अधिक की इनकम मंथली कमा रहे हैं। भारत सरकार हमसे शुरू से कहती आई है कि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जब भारत में प्रसंस्करण की राह खुलेगी और जब हमारे किसान भाई ये समझ पाएंगे कि प्रसंस्करण में कितना मुनाफा है, तो हम जो दुगनी आय का सपना देख रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद। गुंजन सर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
आप सभी जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट काफ़ी महंगा बिकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ड्रैगन फ्रूट सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसकी खेती किसानों के लिए एक अच्छा और फायदेमंद रोजगार हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट, जिसे पिताया फल के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर मेक्सिको और सेंट्रल एशिया में खाया जाता है। ये फल खाने में काफ़ी कुछ तरबूज की तरह मीठा होता है। देखने में काफ़ी आकर्षक लगने वाले इस फल को ड्रैगन फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फल की बाहरी परत चमड़े जैसी होती है और उस पर स्पाइक्स होते हैं। ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट काफ़ी महंगा बिकता है और इसकी खेती किसानों के लिए एक अच्छा और फायदेमंद व्यवसाय हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट नाम ही एक अलग है, एक नाम ही हटके है कि ड्रैगन फ्रूट जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति वैसे चाइना से हुई है, क्योंकि वहाँ का ड्रैगन के नाम से जो उसका फल है, फल का आकार इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा विचित्र, तो उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन है। लेकिन जैसा इसका नाम है, उसके विपरीत इसके गुण और उसकी उपयोगिता है। भारतवर्ष के अंदर इसकी खेती तमिलनाडु के अंदर की जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ किसान इसकी खेती सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसकी महत्वता इस वजह से है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले जो विटामिन्स हैं वो अच्छे प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन्स इसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर अच्छे पाए जाते हैं। साथ ही साथ में जो लो कैलोरी फूड है जिसको कहते हैं इसके अंदर, वो भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, जिसको एंटीऑक्सीडेंट जो कि आज की आवश्यकता है वो इसके अंदर, इस फल के अंदर सबसे पर्याप्त मात्रा के अंदर मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ इसके सेवन से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। साथ के साथ जिसके हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स जिनकी समस्याएं ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी हमारे डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट लीजिए, क्योंकि इसकी उपयोगिता और इसकी महत्वता को देखते हुए। ड्रैगन फल की जहाँ खेती की बात हम स्टार्ट करते हैं, ये एक कैक्टस कुल का पौधा होता है। इसको बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, एक सहारे की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अपना फलों का उनका उत्पादन दे सके, फूल आ सके। तो ये कैक्टस कुल का है। लेकिन ये जो कैक्टस कुल का आप देख रहे हैं, ये सबसे कैक्टस कुल का होता है, कैक्टस कुल की क्वालिटी होती है कि वो सूखा सहन कर सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा सूखा सहन नहीं करता। तो इसको उत्पादन के लिए पहले इस सहारा देने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, इसमें एक साइड में हम 4 पौधे लगाते हैं। 2 प्रकार की किस्में हैं जो लगाई हुई है हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं एक पिंक टू पिंक। पिंक टू पिंक का मतलब होता है कि फ्रूट का कलर भी बिल्कुल पिंक कलर का होता है और उसके अंदर जो पल्प होता है वो भी पिंक कलर का होता है। एक दूसरी वैरायटी जो किस्म लगाई हुई है वो पिंक टू वाइट, मतलब पिंक कलर का तो उसका फ्रूट होता है, साथ में अंदर का जो गूदा होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। सबसे अच्छा उपयुक्त समय वो है जुलाई और अगस्त। उस वक्त हमारे वातावरण के अंदर नमी अच्छी रहती है और पौधा सर्वाइव अच्छा होता है। हालांकि अगर आपके पास पानी अच्छा है, अच्छा उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा के उपलब्ध है, तो कभी भी इसको लगा सकते हैं, विशेष तौर से फरवरी और मार्च के महीने का। 1.5 से 2 साल बाद में फूल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो फूल लगने का समय है, सबसे उपयुक्त समय जो है यहाँ का, वो मई के महीने के अंदर होता है। मई और जून के अंदर इसके जो फूल आते हैं और इसके अंदर लगने वाले जो फल है वो आपको अगस्त से लेकर के और नवंबर दिसंबर तक इसके फ्रूट लगते हैं। एक जो पौधा है, जहाँ तक इसकी उत्पादन की अगर आप बात करते हैं, एक पौधे से 50 से 60 किलो तक भी हम फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इसके फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो उपयुक्त जलवायु है, वहाँ इसका उत्पादन ज़्यादा भी लिया जा सकता है। एक जो पिलर ऐसा देख रहे हैं आप, एक पिलर की लागत 1500 से 1600 रुपये तक आती है। 1 बीघा के अनुसार से इसकी लागत 2.5 से 3 लाख रुपए तक लागत आती है। लेकिन ये लागत एक बार ही लगती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि साल के अंदर एक किसान भाई 1.5 से 2 लाख रुपए नेट इसकी इनकम ले सकता है। आम ने बनाया खास। मलिहाबाद के हाजी कलीमुल्ला ने ये साबित कर दिया है कि सोच को साकार करने का जुनून हो तो शिक्षा कभी आड़े नहीं आती।
एक पेड़ पर 300 किस्म के आम के फल लेकर इन्होंने एक मिसाल कायम की है। हाजी साहब के आमों को किसी की भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। देश विदेश में पहचान बना चुके हाजी कलीमुल्ला साहब को अपने इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने ये सब कैसे किया, आइए देखते हैं। सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जिनके इरादे बुलंद हों और दिल में जुनून हो। आम के दीवाने तो आपको हर तरफ मिल जाएंगे, पर ये आम खाने वाले होंगे। आम को उगाने का दीवानापन अनोखा है और ये दीवानापन है हाजी कलीमुल्ला खान जी का। आमों को उगाने का जुनून इन्हें सफलता के एक ऐसे मुकाम तक ले आया कि आज इन्हें दुनिया जानती है। इनसे मिलकर ये लगा कि इरादे मजबूत हों तो शिक्षा आड़े नहीं आती। बचपन से हमारी ज़िंदगी घरेलू ज़िंदगी गुजरी, पढ़ाई कम थी। मलियाबाद में तालीम उस वक्त में बहुत कम, क्योंकि हमारी पैदाइश सन 1940 की है, तो उस वक्त में तालीम का इतना वो नहीं था और हमारा तो ख़ास करके पढ़ने में हम बड़े कमज़ोर रहे हमेशा। खंसार स्कूल था, उसमें नाम लिखा, उसके बाद प्राचीन प्राइमरी में, और 1 साल के लिए कुछ और स्कूल में कुछ दिन के लिए प्राचीन प्राइमरी में चले गए। माँ बाप थे, सब बहन भाई हम लोग, तो प्राचीन प्राइमरी में हम 5वीं तक पढ़े। हर साल एक दर्जा 2 दफ़ा पास होते थे, चौथे में फेल, 5वें में फेल। पढ़ने में बड़े कम, दिल ही नहीं लगा कभी। तो हमें शौक़ था बचपन से नर्सरी के बाप के साथ में जा। ये हमारे वहाँ परदादा के वक्त से नर्सरी आम बाग का काम है, और मिजाज में खोज थी। ये थी जो इस तरह का मिजाज था कि ये चीज़ जो हो अच्छी हो, और अगर हम किसी चीज़ को भी देखते थे बड़े गौर से देखते थे तो सोचते थे यार इसमें अगर ये चीज़ कम हो जाए और ये चीज़ जो जाए तो और अच्छी हो जाएगी। 1958 में इन्होंने पहली बार 18 साल की उम्र में 7 किस्म के आम लगाए और फिर ये सफर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता ही चला गया। ये सन 1987 से इस पेड़ पर हमने इस काम को शुरू किया था। ये वही पेड़ है जिसमें 300 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के आम हैं। 2.5 किलो के ऊपर तक का वज़न का इसमें आम है। ये पेड़ तो 100 साल के ऊपर है। जिस वक्त इसमें फल लगे हों, आप चक्कर लगा के घूमें तो आप देखें कि ये कैसा पेड़ है। अरे इसमें तो अलग अलग किस्म के इतने आम हैं, ये क्या कहानी है। तो आप सोचेंगे नहीं ये पेड़ भी है और बाग भी है। और अगर सच पूछिए, अगर दिमाग की आँखों से आप इस पेड़ को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे नहीं ये एक पेड़ है, एक बाग है और दुनिया का आमों का कॉलेज है। एक पेड़ पर ऐ दुनिया वालों गौर से मेरी सुनो और हमसे समझ लो, इससे फ़ायदा उठा लो। तमाम दुनिया के आमों को एक पेड़ पर रख कर आसानी के साथ में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक ही पेड़ में आम भी हैं, पेड़ भी हैं, और तमाम दुनिया के आमों को आसानी के साथ आप एक ही पेड़ में इकट्ठा कर सकते हैं। पहले ज़मीन में रख के बनाया था, जब हम और समझदार हुए तो ये ग्राफ्टिंग का दौर आ गया, तो फिर ग्राफ्टिंग से हमने बनाया। गुजरात से भी हम वहाँ के 4 वैरायटी आम हम लेके आए थे। हम 2012 में बुलाए गए थे वहाँ, तो वहाँ से भी 4 वैरायटी लाए थे। तो सन 1919 में 1300 किस्म का आम आपके मलियाबाद में था। 1300 वैरायटी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में छानबीन करने के बाद हमें उम्मीद है 700 किस्म का आम रह गया। ये एक ऐसा फल है जो इंसानों की सिफत रखता है। दुनिया में इंसानों की सिफत आपको कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, इंसान ही नहीं मिलेगी। और 100% इंसान की सिफत आम में और 100% आम की सिफत इंसान में। 10 मई 2008 को हाजी कलीमुल्ला खान साहब को पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पद्मश्री से नवाजा। इनकी सफलताओं की कहानी घर की दीवार पर टंगे मेमेंटोज और अवार्ड्स बयां करते हैं। देश के किसानों के लिए संदेश
बिल्कुल ज़रूरी है। और किसान भाई हमारे बड़ा ख्याल रखें, जहाँ जहाँ पर जो जिस चीज़ की पैदावार अच्छी है, आम की या किसी भी फल की, उसको लगाएं तो खेती से ज़्यादा पैसे ये फल वाले पेड़ जो हैं, बागात जो हैं, वो देंगे। जहां मलिहाबादी आम को तारुफ की ज़रूरत नहीं, वैसे ही आज हाजी कलीमुल्ला खान साहब भी परिचय के मोहताज नहीं। ये था हमारा आज का अपडेट। अगले अपडेट के लिए मिलते हैं कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। आक्रमण! मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हर सुबह एक नई ऊर्जा एक नए आह्वान के साथ आती है और हमसे कहती है कि चलो कुछ नया करते हैं। हैदरपुर वेटलैंड में मिलूंगा विदेश से आए मेहमानों से, जाऊंगा महाभारत के विख्यात महात्मा विदुर के आश्रम, उठाऊंगा आनंद बिजनौर शहर के मीठे और चटपटे स्वाद का, दियों से टिमटिमाते घाट पर शामिल होऊंगा गंगा आरती। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।